गाइस सबसे पहले तो चैनल पे तुम सभी लोगों का वेलकम है। आज मैं बिल्कुल नए एनीमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका कि नाम है RWBY आइस किंगडम। ये एनीमे भी काफी ज्यादा ही बैडेस है, इसलिए पूरे एपिसोड देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। तो चलो फिर वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो डस्ट से ही बने हुए होते हैं। इन डस्ट से बने हुए ह्यूमंस ने एक बहुत बड़ी सोसाइटी को क्रिएट करा, लेकिन तभी डार्कनेस के क्रिएचर्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और इन्हें वापस ये लोग मार के डस्ट में ही बदलने लगे। अब जब लग रहा था कि ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, तभी इन्हें आसमान की लाइट के साथ एक होप मिली, जिसके साथ इनको काफी पावर्स मिल गए, जिसकी मदद से इन्होंने इन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। ये जो पावर इनको मिली थी, इन लोगों ने इसको भी डस्ट का ही नाम दे दिया और फिर इन्होंने वापस अपनी सोसाइटी को बिल्डअप करना चालू कर दिया। इसके साथ ही अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट पे आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एक लड़की अपनी मॉम की ग्रेव के पास खड़े होकर बोल रही होती है, मॉम आपको पता है मेरी बड़ी बहन एक हंट्रेस बनना चाहती है। ये बोलती है वैसे बनना तो मैं भी चाहती हूँ हंट्रेस, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मेरे इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं है। ये बोलती है उसको बहुत ही अच्छी एकेडमी में एडमिशन मिल चुका है और वो अब एक स्टेप और ही क्लोज आ चुकी है, लेकिन मेरा क्या, मैं आखिर उसके जैसा बनने के लिए और क्या करूँ। ये अपने वेपन को निकालते हुए बोलने लगती है, मेरे ख्याल से मुझे अपने वेपन को और भी अच्छे से हैंडल करना सीखना चाहिए और भी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ये अपनी मॉम से बोलती है, एक दिन मैं आप ही की तरह बिल्कुल लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी अपनी ग्रिम से। और बस इसने इतना बोला ही होता है कि तभी यहाँ पर आ जाती है इसकी बड़ी बहन, जिसे देख कर ये जल्दी से भागकर के गले लग जाती है। इसकी बड़ी बहन पूछने लगती है, तो फिर तुम आखिर मदर से क्या बात कर रही थी। ये बोलती है मैं आपके ही बारे में बात कर रही थी उनसे। इसे ये बात सुनने के बाद इसकी बड़ी बहन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और फिर इसके साथ यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर सीधा एक व्हाइट हेयर गर्ल पे आ जाता है जो कि प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी इसके पास इसका एक बटलर आ जाता है जो कि बोलने लगता है, मिस वाइस चलिए तैयारियां हो चुकी हैं। बटलर से ये बात सुनते ही वाइस अब इसके साथ जाने लग जाती है। तभी रास्ते में इसका भाई इसको मिलता है जो कि पूछने लगता है, वाइस क्या तुम तैयार हो। वाइस इससे बोलती है, आखिर तुम्हें क्या करना। ये बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। ये बोलती है, देखो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना मुंह बंद करो और मुझे देखते रहो। वाइस से ये सुनते ही इसका भाई बोलता है, मैं तो तुम्हें हमेशा से देखता आ रहा हूँ मेरी बेवकूफ बहादुर बहन। थोड़ी देर में चलते चलते वाइस और इसका बटलर दोनों ही एक रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर इसकी बड़ी बहन और इसके फादर इसके इंतजार कर रहे होते हैं। इन दोनों को यहाँ पर देख के ये इन्हें इज्जत देते हुए इनसे बोलने लगती है, आप दोनों से मिलना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत वाली बात है, आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। वाइस के फादर इससे बोलने लगते हैं, बेकार की बातें बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम यहाँ पर फेल हो जाती हो तो तुम अपने फैसले खुद लेना बंद कर दोगी, जो तुम ये बेकार फैसले लेती रहती है, और अपनी मनमानी भी बंद कर दोगी। ये अपने फादर से बोलती है, ये मेरा लास्ट स्टेप है ना। इसके फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, अब जल्दी से अपनी ग्रिम निकाल लो। वाइस के फादर बटलर से बोलते हैं, जल्दी से हैंडल को नीचे करो। इनकी बात मानते हुए बटलर हैंडल को जल्दी से नीचे कर देता है। बटलर के हैंडल को नीचे करते ही मेटल का एक बहुत बड़ा नाइट अंडरग्राउंड से अब ऊपर आ जाता है। नाइट को देखते ही वाइस जल्दी से अपना वेपन ग्रिम निकाल लेती है इससे लड़ने के लिए। मेटल का ये नाइट भी पीछे नहीं हटता। ये जैसे ही देखता है कि वाइस ने अपना वेपन निकाल लिया है, ये भी लड़ने के लिए अब तैयार हो जाता है। वाइस अब अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए इसके ऊपर अटैक करना चालू कर देती है। ये जो नाइट होता है ये सारे के सारे अटैक्स को बहुत तेजी से ब्लॉक करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वाइस भी हार नहीं मानती है और इसके ऊपर अटैक करती ही रहती है। वाइस इस मेटल के नाइट को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, लेकिन ये मेटल का नाइट वाइस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से अब ये वाइस को पीछे धकेलना चालू कर देता है, लेकिन वाइस फिर भी हार नहीं मानती। अब ये एयर को अपने फेवर में यूज करते हुए इससे लड़ना चालू कर देती है। ये आसमान में अपनी पोजीशन को चेंज कर पा रही होती है और इसने अपनी स्वॉर्ड की पावर भी इंक्रीज कर ली होती है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। ये नाइट एक पंच मारता है इतनी तेज वाइस को कि ये दूर जाके गिरती है। इस पंच की पावर इतनी ज्यादा थी कि वाइस की अब हालत बिगड़ चुकी होती है। वाइस को लिटरली खड़े होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। वाइस के जो फादर और इसका जो भाई होता है ये बड़े खुश हो रहे होते हैं वाइस की हालत देख के। ये बोल रहे होते हैं चलो ये खत्म हो गया है। तभी वाइस की बड़ी बहन इनसे कहने लगती है, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है। वाइस की बहन ने बस इतना बोला ही होता है कि वाइस किसी तरह अपनी स्वॉर्ड के सहारे स्ट्रगल करती हुई खड़ी होती है और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब की बार सीन शिफ्ट होकर तो बीस्ट ह्यूमंस पे आ जाता है। यहाँ पर एक बीस्ट गर्ल होती है जो कि बोल रही होती है, एडम तुम्हें लगता है कि तुम ये सारे काम अकेले कर सकते हो क्या, तुम्हें डर नहीं लगता। जो एडम होता है ये बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी छोटी मोटी बातों से क्या डरने वाला हूँ। ये दोनों काफी देर से भाग रहे थे, भागते भागते अभी एक ट्रेन ट्रैक पे आ जाता है। यहाँ पर जैसी ट्रेन आती है ये इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जब ये लोग ट्रेन पे चढ़े थे तो यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन सभी को ये लोग निपटा देते हैं और अब ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। ये लोग जैसे ही ट्रेन के अंदर आते हैं ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे रोबोट होते हैं जिन्हें ये तोड़ना चालू कर देते हैं। ये रोबोट भी पीछे नहीं हटते, ये भी इनके ऊपर गोलियां चलाना चालू कर देते हैं। अच्छी खासी बैटल तो यहाँ भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सीन यहाँ भी नहीं रुकता। सीन वापस वाइस पे आ जाता है। वाइस जो कि लगभग हार मान चुकी होती है, उसे अपनी बहन की पिछली बातें याद आने लगती है। ये याद कर रही होती है कि इसकी बहन ने इससे कहा था जो कमजोर होते हैं वो वापस धूल में ही बदल जाते हैं, ये दुनिया का नियम है। इस बात को याद करते हुए वाइस वापस खड़ी हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वाइस को खड़े होते हुए देख के मेटल का ये नाइट वाइस के ऊपर अटैक करने आने लगता है, तो वाइस इसके ऊपर अपना एक अटैक करती है जिससे कि ये इसके पैरों को जमा देती है बर्फ से। लेकिन ये नाइट यहाँ भी हार नहीं मानता, ये दोबारा से इसके ऊपर अटैक करता है तो ये इसकी स्वॉर्ड के ऊपर ही चढ़ जाती है और अब इसका एक हाथ ही काट देती है जला के। जो मेटल का नाइट अभी तक अपने दर्द से उभर नहीं पाया था उसके ऊपर वापस वाइस एक अटैक करती है। ये इसके नीचे एक मैजिक सर्कल को क्रिएट कर देती है जिससे कि ये आसमान में उड़ जाता है उसके प्रेशर से। मेटल का ये नाइट जैसे ये आसमान में उड़ा था वाइस ने इसे
अपने मैजिक से आसमान में ही फ्रीज कर दिया था। और अब बस जब ये मेटल का डब्बा हिल नहीं पा रहा था तो वाइस इस चीज का फायदा उठाती है। ये इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है जिससे कि ये इसे हरा देती है। वाइस की जीत के बाद जहाँ इसके बटलर को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है, वहीं इसके फादर को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और गुस्सा आ रहा होता है वाइस के ऊपर कि ये आखिर कैसे जीत गई। वाइस अपनी जीत के साथ ही अब चैन के सांस लेती है और सीन वापस शिफ्ट होकर कैटगर्ल पे आ जाता है। कैटगर्ल और इसका पार्टनर जिन रोबोट से ये लास्ट टाइम लड़ रहे थे उन्हें इन लोगों ने तोड़ दिया होता है। अब ये ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं जहाँ इन्हें और भी रोबोट मिल जाते हैं। अब ये इन्हें भी तोड़ना चालू कर देते हैं और फिर थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद इन रोबोट के साथ ये इन रोबोट्स को भी तोड़ देते हैं जो कि ट्रेन के ऊपर इनसे लड़ रहे होते हैं। सभी रोबोट्स को खत्म करने के बाद अब ये ट्रेन के अंदर आके सोचने लगते हैं ट्रेन का आखिर हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें इसे पहाड़ से कूदा देना चाहिए या ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। एडम नोटिस करता है ये ट्रेन ऑटोमेटिक नहीं थी, इसे ह्यूमंस चला रही थी। ब्लैक गर्ल से बोलता है ह्यूमंस हमारे जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। कैट गर्ल बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। कैट गर्ल जो होती है वो धीरे धीरे चलती हुई सामने वाले डब्बे में चली जाती है। एडम इसे पूछने लगता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो, लेकिन कैट गर्ल इसे कुछ नहीं बोलती है। एडम इसे पूछता है ब्लैक आखिर तुम ये कर क्या रही हो। ब्लैक जाती है सामने इंजन वाले डब्बे में जाती है और फिर जिस मेटल से ये जुड़े हुए थे ये काट देती है उस इंजन वाले डब्बे को। इंजन वाले डब्बे के साथ ब्लैक अब आगे बढ़ने लग जाती है। सीधा एडम इसके पास आके इससे पूछता है तुम आखिर ये क्या कर रही हो, क्या तुम व्हाइट फैंग के संग बिट्रे कर रही हो। ब्लैक इससे ये कह के निकल जाती है देखो मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढने दो। ब्लैक अब बहुत आगे आ चुकी होती है इंजन वाले डब्बे के साथ में और वहीं पर एडम सप्लाई वाले डब्बों के साथ पीछे ही रह जाता है। अब यहीं पर ही हम एक फ्लैग को देखते हैं जो कि शायद से ब्लैक से छूट गया होता है। एडम जो कि अभी भी ब्लैक को देख रहा होता है, व्हाइट फैंग के लोग अब इसके पास आ जाते हैं। ये पूछने लगते हैं क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए। एडम बोलता है नहीं रहने दो, जैसे ही उसे इस दुनिया की सच्चाई पता चलेगी वो हमारे पास वापस आ जाएगी। सीन शिफ्ट होकर रूबी पे आ जाता है जो कि मार्केट में घूम रही होती है। तभी इसे एक बुक स्टोर दिख जाती है जिसे देखने के बाद ये इसके अंदर आ जाती है किताबें पढ़ने के लिए। रूबी तो अंदर आके वेपन से रिलेटेड किताबें पढ़ने लग जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि इस बुक स्टोर को लूटना चाहते हैं। ये शॉप ओनर से बोलते हैं तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इतनी रात तक तुम्हें दुकानें नहीं खोलनी चाहिए। इस तरह शॉप ओनर इनसे बोलता है अगर तुम्हें मेरे पैसे चाहिए तो तुम ले सकते हो। जितने भी कस्टमर होते हैं वो तो बाहर भाग जाते हैं दुकान से। ये लोग बोलते हैं नहीं हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, ऐसा बोल के ये यहाँ से कोई लिक्विड सा लेने लग जाते हैं। स्टोर में इतने सारे हंगामे होने में लगे पड़े हैं और रूबी अभी भी हेडफोन लगा के किताबें पढ़ रही होती है। तभी इसके पास एक बंदा आ जाता है। ये बंदा रूबी के पास आकर के अपना ब्लेड इसके गले पे रख के इससे बोलने लगता है हे लड़की चलो अपने हाथ जल्दी से ऊपर करो। रूबी इससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो। रूबी से ये बात सुनते ये बंदा इसे कहता है हाँ मैं तुम्हें लूटना चाहता हूँ। तो रूबी इसे फेंक के मारती है, ये जाके सीधा टेबल से टकराता है और फिर सारी चीजें बिखर जाती हैं। इन सभी से रूबी दुकान के अंदर तो लड़ना नहीं चाहती है, ये औरत वही चाहती नहीं है दुकान के अंदर, इसी वजह से ये ग्लास तोड़ के बाहर चली जाती है। यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बोल रहा होता है ये तो बीकॉन अकेडमी की स्टूडेंट लग रही है। रूबी जब दुकान के बाहर आई थी इसके पीछे पीछे ये सारे रॉबर्स भी आ गए थे। ये जितने भी रॉबर थे ये सारे के सारे रूबी को देख के अब इसके ऊपर फायर करने लग जाते हैं, लेकिन इनके फायर करने का कोई फायदा नहीं होता। रूबी की स्पीड यहाँ पर इतनी ज्यादा होती है कि ये इनके अटैक से बहुत आराम से ना कि बच रही होती है, ये इन सबको पीटना भी चालू कर देती है और थोड़ी देर में अब इन्हें हरा देती है। इन सभी चमचों का जो बॉस था वो अब सामने आ जाता है। इन सबके हारते ये रूबी के ऊपर गन पॉइंट करके फायर कर देता है। इसके फायर करने के बाद भी रूबी को कोई डैमेज नहीं पड़ता है क्योंकि असल में ये बुलेट बस एक स्मोक बुलेट थी। इस स्मोक बुलेट की वजह से अब हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसकी वजह से रूबी अब इस बंदे को देख ही नहीं पा रही होती है, जिस बात का फायदा उठाते हुए ये गायब हो जाता है यहाँ से। रूबी को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि ये इतनी जल्दी आखिर चला कहाँ गया। तभी इसकी नजर जाती है कि ये बंदा एक टूल की मदद से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा होता है। ये बंदा जैसे ही बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है इसके पीछे पीछे रूबी भी आ जाती है। रूबी से कहने लगती है तुम कहीं नहीं भाग सकती हो चोर कहीं की। रूबी से ये बात सुनता है ये बंदा तो ईविल स्माइल देने लगता है। तभी इसके पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसके प्रेशर से यहाँ पर रूबी पीछे हटने लग जाती है। थोड़ी देर में ये बंदा प्लेन में भी चढ़ जाता है रूबी के सामने। रूबी कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। तभी ये बंदा इसके ऊपर एक ग्रेनेड भी फेंक देता है। सीन यहीं से कुछ पल के लिए रूबी की बड़ी बहन और इसके फादर पे आता है जो कि मार्केट में रूबी को ढूंढते हुए आ जाते हैं क्योंकि रूबी काफी देर से घर नहीं आई हुई होती है। थोड़े ही टाइम में ये लोग उस बुक स्टोर के बाहर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे रूबी कुछ देर पहले थी। अब वो ग्रेनेड भी फट चुका होता है जहाँ पे रूबी खड़ी हुई थी जो चोर ने उसके ऊपर फेंका था। रूबी के फादर और इसकी सिस्टर भी इस धमाके को देख पा रहे होते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर हुआ होता है। रूबी को लेकिन यहाँ पर कोई डैमेज नहीं पड़ता है। रूबी के सामने कोई यहाँ पर मैजिक चैंट कर देता है जिससे कि रूबी बच जाती है। ये पहले लेडी ने चैंट किया था, ये अब रूबी के सामने आ जाती है और इस प्लेन के ऊपर अटैक करने लग जाती है। इस लेडी के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि ये प्लेन को तो तोड़ के रख डालती है, लेकिन फिर भी चोर किसी तरह प्लेन को उड़ाते हुए यहाँ से भाग के निकल जाते हैं। इस लेडी की पावर्स देखने के बाद रूबी इनसे पूछती है आप तो कमाल की हैं, क्या आप एक हंट्रेस हैं। रूबी इनसे काफी खुश होते हुए पूछती है, लेकिन ये इसे कोई जवाब नहीं देती है। उल्टा ही अपने साथ इसको लेके आ जाती है ताकि ये इससे सवाल कर सके। ये रूबी से काफी गुस्से में पूछती है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास इतना हो रहा है कि तुम उन सबका सामना कर पाती है। ये काफी गुस्से में रूबी से पूछ रही होती है जिस वजह से रूबी डर जाती है और बिल्कुल चुप होकर बैठ जाती है। इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि रूबी कहीं और नहीं है तो पुलिस स्टेशन में होती है। यहाँ पर अब एक बंदा आ जाता है जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग इसे सैल्यूट करने लग जाते हैं। यहीं पर ही रूबी की बहन और इसके फादर भी होते हैं जो कि रूबी के लिए काफी चिंता कर रहे होते हैं। तभी ये बंदा इनके पास आके इनसे बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टाई। रूबी के डैड भी इस बंदे
बंदे को देख लेते हैं, ये सब बोलने लगते हैं प्रोफेसर हो तो ये तुम हो। ये प्रोफेसर बोलता है रूबी के डैड से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस तुम्हारी बेटी से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। सीन रूबी पे आता है जिसके ऊपर अभी भी ये लेडी काफी ज्यादा दबाव डाल रही होती है, ये बोल रही होती है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। तभी ये प्रोफेसर अंदर आ जाता है। ये सवाल जवाब करने आया या फिर ये ब्रेकफास्ट करने आया? बिस्किट और चाय लेके ये अंदर आता है। ये रूबी से पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो? रूबी बोलती है हाँ मैं आपको जानती हूँ, आप तो प्रोफेसर हो, बीकॉन एकेडमी के हेडमास्टर। प्रोफेसर रूबी से बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम रूबी रोज हो, तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल सिल्वर है। रूबी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर बोल क्या रहे हैं। अब प्रोफेसर रूबी से पूछते हैं रूबी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरी एकेडमी में पढ़ना चाहोगी? रूबी ने प्रिंसिपल को हाँ बोल दिया होता है। अब ये बाहर आके अपनी बहन को बताने लगती है इस बारे में। रूबी की बड़ी बहन काफी खुश हो रही होती है रूबी से ये बात सुनने के बाद कि इसको इतनी अच्छी एकेडमी में अब एडमिशन मिल चुका है। यहाँ से सीन प्रोफेसर और रूबी के डैड पे आता है जहाँ पर आपस में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। प्रोफेसर रूबी के डैड से बोल रहे होते हैं ये तो मुझे तुम्हारी टीम की याद दिलाता है, तुम्हारी वो पुरानी टीम जिसका कि नाम STR हुआ करता था, है ना? रूबी के डैड बोलते हैं हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी रूबी अभी बहुत छोटी है इन सब कामों के लिए। प्रोफेसर कहते हैं हाँ ठीक है ये बात, लेकिन फिर भी बच्चे एक दिन अपना नेस्ट तो छोड़ ही देते हैं। यहीं से सीन शिफ्ट होकर कैट गर्ल ब्लैक पे आता है। हमें पता चलता है कि इसको भी बीकॉन एकेडमी में एडमिशन मिल चुका होता है। ये सोच रही होती है अब मैं एक नया पाथ डिसाइड कर सकती हूँ अपने लिए। सीन यहीं से वाइस पे आ जाता है क्योंकि इसको भी एडमिशन मिल चुका था बीकॉन एकेडमी में। जब इसने लास्ट नाइट को हराया था तो इसके फैमिली वालों ने इसे परमिशन दे दी थी स्कूल में पढ़ने के लिए। अब इसके साथ ही वाइस, ब्लैक और रूबी तीनों ही अपने चाहने वालों को बाय बोल के एकेडमी की ओर निकल जाते हैं। रूबी के फादर और इसकी सिस्टर इसको एकेडमी के लिए एयरपोर्ट पे छोड़ने आए हुए होते हैं। रूबी यहाँ पर इन लोगों से बोलती है कि सब लोगों को बता देना कि मैं एक हंट्रेस बन जाऊंगी। रूबी के डैड से बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। अब ये बोलती है कि मैं वहाँ पर बहुत सारे दोस्त भी बनाऊंगी। इसके डैड बोलते हैं वहाँ बहुत बढ़िया। अपने फैमिली मेंबर्स को बाय करने के बाद रूबी अब प्लेन में बैठ जाती है और अब प्लेन उड़ जाता है सभी स्टूडेंट्स के साथ। और अब इसके साथ ही एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की सोच रही होती है कि इंसानों को लगता है कि ये लोग जीत चुके हैं, पर एक दिन ये कमाल की लाइट भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद डार्कनेस वापस हावी हो जाएगी इंसानों के ऊपर और सब कुछ खत्म हो जाएगा। गाइस पहला एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है। चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना और एक कमेंट छोड़ देना नीचे। तो चलो मिलते हैं किसी और एनीमे को किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा गाइस।